आप क्लिक करेंगे तो आपने उस एक्सटेंशन को, जैसे यहाँ पे आपकी हीलियम की एक्सटेंशन कहाँ पे है, ये वाली देख रहे हैं, आपने इसको पिन कर देना है। जैसे पिन करेंगे तो आपके सामने ये ऐसे एक्सटेंशन शो होने लग जाएगी। क्लियर हो गया? तो मुश्किल तो नहीं है। ओके, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, आपका नाम क्या है? ओके, जैसे ही हमारी सारे दो काम हो जाएंगे, एक मेन एक्सटेंशन हमने की थी एंड देन हमने एक हमारे अपने टूल की एक्सटेंशन हमने की है, ठीक है। हीलियम पे क्लिक किया, जैसे हम हीलियम 1 पे मैंने क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली उसको लॉगिन कर देगा। अब हमारा लॉगिन का मतलब आपको इससे शो हो रहा है कि यहाँ पे आपका राइट साइड पे नाम आ रहा है यूजर का, वो देख रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आपका हीलियम लॉगिन हो चुका है। इस वेबसाइट के ऊपर जो आपको नजर आ रहा है इसको कहते हैं हीलियम वेब। अब इस हीलियम वेब पे हम कौन कौन से टूल यूज कर सकते हैं? ब्लैक बॉक्स यूज करते हैं। ब्लैक बॉक्स किस लिए यूज होता है? हम प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए। अब एक्चुअली Amazon प्रोडक्ट रिसर्च में ये टूल देने का मकसद क्या है कि हम जब Amazon के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग करने जाएंगे तो मसला क्या होता है कि हमारे पास कुछ आइडियाज होते हैं। आइडियाज मतलब जैसे मैं शॉवर हेड को सर्च कर लिया, नाइफ को सर्च कर लिया, काफी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे एक माइंड में है। मैं स्टोर पे जाता हूँ, मुझे काफी डिफरेंट प्रोडक्ट्स नजर आते हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको भी चेक कर लूँ, मैं इसको भी चेक कर लूँ। एक टाइम आता है कि आपके पास वो डेटा खत्म हो जाता है। ऐसा ही है ना, क्योंकि Amazon के ऊपर तो मिलियन ऑफ ब्रांड्स हैं और उसके ऊपर मिलियंस के उनकी सेल्स हैं, देन बहुत ज्यादा उनका एक कैटलॉग बहुत बड़ा है। तो अब ये टूल क्या करेगा, इसको हम जब ओपन करेंगे ब्लैक बॉक्स को तो ये हमसे क्राइटेरिया पूछेगा कि आपने, अगर आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, मैं इसको कीवर्ड पे रखता हूँ ताकि हमें वो कीवर्ड निकाल के दे प्रोडक्ट के। वो मुझसे पूछ रहा है कि सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए, जो कीवर्ड आप सर्च करना चाह रहे हैं, मंथली रेवेन्यू उनका कितना होना चाहिए, प्राइस क्या होनी चाहिए, रिव्यू काउंट कितना होना चाहिए, मतलब उनके ऊपर रिव्यूज कितने बिल्ड होने चाहिए, रिव्यू की रेटिंग कितनी होनी चाहिए, वर्ल्ड कितना काउंट, मतलब वर्ल्ड काउंट का मतलब ये होता है कि कीवर्ड कितना लॉन्ग टेल होना चाहिए या शॉर्ट होना चाहिए, एक वर्ड का हो या 2 वर्ड का हो। फिर आप नीचे आ जाएंगे, आप अपनी कैटेगरी अपनी मर्जी की सिलेक्ट करेंगे, कीवर्ड सर्च। अब इसमें हम सारी चीजों को फिल नहीं करेंगे, कुछ चीजें जो हमारे रेलेवेंट हैं हम उनको फिल करेंगे। तो ये टूल हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज कर रहे हैं। ये टूल एक्चुअली करेगा ये हमें कीवर्ड्स निकाल के दे देगा। जैसे अभी मैंने शॉवर हेड का कीवर्ड लिखा ना, ये भी इसी तरह हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स के कीवर्ड दे देगा। हमने उन कीवर्ड को कॉपी करना है, Amazon पे सर्च करना है। अब फर्स्ट करें कि मुझे इन्होंने कीवर्ड दे दिया और उस कीवर्ड को अब मैं Amazon पे सर्च कर लेता हूं। जैसे मैं यहाँ पे ना एक छोटा सा क्राइटेरिया लगा देता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि मिनिमम उसका जो सर्च वाली हो 6000 हो, ठीक है। क्योंकि 6000 से नीचे वाला सर्च वॉल्यूम कीवर्ड ऐसा होगा जिसको बहुत कम लोग सर्च कर रहे हैं ना, तो उसके ऊपर तो मुझे वैसे भी मेरे क्राइटेरिया उस पर नहीं आ रहा। हम चाहते हैं कि सर्च वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। जो चीज हमें ज्यादा चाहिए होती है वहां हम मिनिमम पे लिमिट लगाते हैं, जो चीज हमें कम चाहिए होगी वहां हम मैक्सिमम के ऊपर लिमिट लगाते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि रिव्यूज कम होने चाहिए, तो फिर उसका क्या मतलब होगा, मैं उसको बताऊंगा कि मैक्सिमम उसके ऊपर कितने रिव्यूज होने चाहिए। फर्स्ट करें कि 1200 फर्स्ट करें, ठीक है। ओके, रिव्यू रेटिंग। अब रिव्यू रेटिंग क्या चीज है कि अगर मैं इसको मैक्सिमम पे तो नहीं लगाऊंगा ना, मैं चाहता हूं कि 4.2 से कम वाली रेटिंग हमें नहीं चाहिए, तो मैं इसको मिनिमम के ऊपर अपना एक क्राइटेरिया लगा दिया। प्राइस का क्या है, मैं चाहता हूं कि प्राइस जो प्रोडक्ट की होनी चाहिए, जो Amazon पे वो जिस प्राइस पे बिक रहा हो वो कम से कम $15 से लेके $50 तक का उसकी प्राइस होनी चाहिए। रेवेन्यू मैं चाहता हूं कि जो भी मुझे वो कीवर्ड निकाल के दे उसका जो मिनिमम उस कीवर्ड के ऊपर जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा, जो भी सेलर्स होंगे, वो कम से कम $10,000 होना चाहिए यूएस के अंदर, ठीक है। ये भी मैं कोई क्राइटेरिया उस तरीके से फिल नहीं कर रहा, सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। अभी मैं कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ और कैटेगरी के अंदर मैं टूल्स एंड होम इंप्रूवमेंट, जैसे वो वाला अभी देख रहे थे, ठीक है। उसके बाद मैं वर्ड काउंट कहता हूँ कि मिनिमम कम से कम जो भी कीवर्ड मुझे वो दिखाया वो 2 का होना चाहिए और 5 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। एक्चुअली मैं क्यों उसको 2 कर रहा हूँ, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो सिंगल कीवर्ड होते हैं, जैसे पेंसिल है, ठीक है। अब ये सिंगल कीवर्ड है, अब इसको जब मैं सर्च करूंगा तो इसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा आएगा, ये एक ब्रॉड कीवर्ड बन जाता है। अब पेंसिल डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, उनके डिफरेंट एंगल्स होते हैं, या मतलब वो HB या BHP का आपने शायद पढ़ा हो, तो वो डिफरेंट टाइप की पेंसिल होती हैं। इसी तरीके से और भी काफी ऐसे बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं जिनका अगर सिंगल वर्ड में हम उसको सर्च करें तो वो उसको हम
उसके कंपटीशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हम। जैसे मैंने दिखाया था, जैसे शॉवर है, अब मैं अगर शॉवर को सर्च करता हूँ तो वो क्या होगा, एक मतलब स्पेसिफिक प्रोडक्ट का नाम तो नहीं आ रहा ना उसके साथ। शॉवर तो डिफरेंट चीजें हैं, मतलब शॉवर लेना या फिर शॉवर हेड है, ये क्या चीजें हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैक्सिमम मैंने 5 इसलिए किया कि लॉन्ग टेल कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम वैसे ही कम होता है, ठीक है। मैं सर्च पे अभी क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने सर्च पे क्लिक किया तो मेरे सामने आपने देखा कि उन्होंने मुझे कीवर्ड दे दिए, ठीक है। अब कीवर्ड के साथ आपको सर्च वॉल्यूम भी नजर आ रहा है, ऐसे ही है, और उसका ग्राफ भी नजर आ रहा है, इसको कहते हैं ग्राफ, सर्च वॉल्यूम ग्राफ। तो इसके अंदर अगर मैं 1 ईयर का इसका ग्राफ देख रहा हूं तो इट मींस कि मुझे ये बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नजर आ रहा है। उसकी वजह क्या है कि अगर ये पूरे 1 साल के अंदर डेट पे भी गया है ना, फिर भी इसका सर्च वॉल्यूम 33,000 रहा है। अगर ये डेट पे जाता और इसका सर्च वॉल्यूम 2,000 या 1,500 या 2,500 पे चला जाता तो फिर तो मैं इसको एक्सेप्ट ना करता। लेकिन इसका सर्च वॉल्यूम कहाँ पे जा रहा है, 32,000। अगर बिल्कुल मैं उसको पूरे साल के अंदर, मतलब ये एक एवरग्रीन प्रोडक्ट है जिसको पूरे साल के अंदर किसी भी महीने के अंदर इसको सर्च किया जा रहा है। अच्छा, इसी तरीके से स्लेज हैमर, इसका सर्च वैल्यू में 7,446। अगर मैं इसको इसको चेक करता हूं तो इसके अंदर क्या है, ये भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि ये 6,000 आ रहा है, ओके है, 6,000 भी ओके है, लेकिन ये छोटा प्रोडक्ट है। छोटा मीन के इसके अंदर इसको मैं अमेजोन पे सर्च करता हूँ, अब मुझे उसने कीवर्ड दिए और उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं सर्च में आ गया है, उसको मैंने अमेजोन पे सर्च कर लिया। अब मैंने नेक्स्ट काम क्या करना होगा, अब हीलियम वेब का आपको यूज पता चल गया है, उसके अंदर हम एक्चुअली कर क्या रहे थे, ठीक है। ब्लैक बॉक्स यूज किया, सेकंड हम उसके अंदर यूज कर सकते हैं सर्वरो। सर्वरो एक्चुअली क्या करता है कि मेरा एक कंपेटर है, ठीक है, और वो ऑलरेडी अमेजोन पे सेल कर रहा है, मैं उसका एक एसिन उठाता हूं जिसको हम अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। एसिन एक्चुअली फर्स्ट करें हर लिस्टिंग का एक एसिन होता है, हर लिस्टिंग का, हर वेरिएशन का, ठीक है। तो उसका उसका क्या होगा, जैसे आपका फर्स्ट करें एक CNIC है अमेजोन के, उसके अंदर देखा जाए तो वो एसिन आपका आ जाता है हर लिस्टिंग का। तो एसिन क्या होगा, मैंने सर्वरो के अंदर जब एसिन पुट करूंगा तो वो मुझे उस कंपैटर के जिसका मैंने एसिन पुट किया है वो उसकी मुझे कीवर्ड निकाल के दे देगा। वो कीवर्ड का देखने का फायदा क्या होगा, मुझे मुझे ये पता चल जाएगा कि ये जो मेरा जो कंपैटर है ये किन किन कीवर्ड्स के ऊपर ऑर्गेनिकली किन नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब इतनी मुझे चीजें पता चल जाएंगी कि मेरे कंपैटर कौन कौन से कीवर्ड्स पे रैंक है और कितनी वो चीज लेकर आ रहा है। अब सेकंड क्या है जी, मैग्नेट। मैग्नेट क्या करते हैं, मैग्नेट के अंदर हम एसिड नहीं डालते, हम कीवर्ड डालते हैं, जैसे शॉवर हेड था या जैसे ये वाला कीवर्ड है, उस कीवर्ड को हम डालते हैं। तो मैग्नेट क्या करता है, उसके रेलेवेंट जो जितने भी और कीवर्ड्स होते हैं वो भी आपको साथ शो कर देता है। रेलेवेंट मतलब जैसे सब कीवर्ड्स होते हैं आपके उसके अगेंस्ट। उसकी उसके बाद हमारे पास सेरेब्रो है, मैग्नेट हो गया, आपके पास फ्रैंकनस्टाइन है, स्क्रिबल्स है। ये हम इस ट्रेनिंग के साथ साथ सारी चीजें देखेंगे कि हम इनको हम यूज किस तरीके से करेंगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका टूल है इसके अंदर वो है लिस्टिंग बिल्डर। ये लिस्टिंग बिल्डर क्यों यूज होता है, इसके अंदर हम अपना कंटेंट लिखते हैं अमेजोन लिस्टिंग का, और वो कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन साथ साथ बता रहा होता है कि ये कितना ऑप्टिमाइज है, कितने रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं इसके अंदर, ठीक हो गया। तो हीलियम वेब पे हमने ये वाले काम करने होते हैं। और अगर हमने कीवर्ड को सर्च किया अमेजोन के ऊपर, सर्च करने के बाद मैंने इसके ऊपर जब एक्सटेंशन रन करूंगा, ये जो हीलियम के एक्सटेंशन है इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, तो इस एक्सरे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च, ये इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब एक चीज नोट करना है यहाँ पे कि ये 1,000 नजर आ रहा है ना ऊपर आपको, वो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। और ये एक और चीज भी दिखा रहा है, 1,000 से पहले एक और चीज दिखा रहा है, 1 to 48। 1 to 48 का मतलब क्या है कि पहले पेज के ऊपर 1 से लेके 48 सेलर्स बैठे हैं एक्चुअली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको 62 नजर आ रहा था ना, इट मींस कि ये जो एक्सटेंशन रन हुई है इसने सेकंड पेज से भी कुछ प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्ट किए हैं, ठीक हो गया। अब ये जो डेटा आपको शो हो रहा है, ये डेटा आया कहां से है, कोई भी आप में से ऐसा नहीं है जो IT रिलेटेड फील्ड के मतलब काम कर रहे हो, CS का कोई भी स्टूडेंट नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मजा आएगा। ओके, ये जो डेटा है आप लोगों को क्या लगता है ये कहां से आया है,
प्लीज बताएं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत आसान है। कौन सा डेटाबेस? नहीं ना, अमेजोन के, देखिए हम जब भी अमेजोन पे कोई चीज सर्च करते हैं तो वो ऑब्वियसली अमेजोन के डेटाबेस से आपके सामने चीजें आ रही होती है ना। ये डेटा कहाँ से आया है? अमेजोन और ने डेटा क्यों नहीं शो किया, सिर्फ ये वाला डेटा क्यों शो किया है, ये पूछना चाहिए। देखिए मैं इसको बंद करता हूँ दोबारा। मैंने अमेजोन पे क्या सर्च किया था, स्लैश हैमर सर्च किया, और उसके बाद मैंने इसी पेज के ऊपर एक्सटेंशन रन की। एक्सटेंशन एक्चुअली करती क्या है, वो जो उस जिस पेज को आप यूज कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर आपने चीज सर्च की होती है, उसी डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है वो। समझ आ रही है बात की? उसी डेटा को उसने एक्सट्रैक्ट किया, आपके सामने एक प्रेजेंटेबल फॉर्म के अंदर शो कर दिया। एक रॉ डेटा था, उस रॉ डेटा को उसने उठाया, उसने एक पूरी आपके सामने इंटरफेस दिखाया कि ये लिस्टिंग का नाम है, ये उसका ब्रांड का नेम है, ये उसका रेवेन्यू है, ये क्या है जी। इस डेटा को उसने एक रिफाइंड फॉर्म में आपको शो कर दिया। क्यों? इसका फायदा क्या होगा, अब आप डेटा को जब एनालिसिस करेंगे आपके लिए आसानी हो जाएगी ना। और दूसरा एक और चीज है, इसने वो वाला डेटा भी एक्सट्रैक्ट किया अमेजोन, क्योंकि अमेजोन की एपीआईज होती हैं, उसके थ्रू इसको डेटा वो सारा मिला। उसने वो वाला डेटा भी दिखा दिया जो हमें इस पेज पे नहीं शो हो रहा था। मतलब फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता था ये कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ठीक है, हमें ये नहीं पता था कि ये कौन सी डेट को इसने लॉन्च किया था प्रोडक्ट, हमें ये भी नहीं पता कि इसके ऊपर इसकी रिव्यू वेलोसिटी कितनी है, मतलब कि एक महीने के अंदर इसको कितने रिव्यूज आ जाते हैं। सही है। तो अगर मैं ये पेज ओपन किया हुआ है और इसके ऊपर मैं एक्सटेंशन रन करूं तो ये तो रन ही नहीं होगी। नजर आ रहा है आपको? तो जब भी हम Amazon के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग करने जाएंगे, ठीक है, तो हमने अगर किसी कीवर्ड को सर्च किया, सर्च करने के बाद मैंने अपनी लोकेशन भी चेक करनी है, ठीक है, एंड देन उसके ऊपर मैंने अपनी एक्सटेंशन को रन करना है। एक्सटेंशन रन, अभी देखिए ना, अब ये डिफरेंट आपको इंटरफेस दिखा रहा है यहाँ पे, उस पेज पे डिफरेंट दिखा रहा था, क्योंकि ये एक्सटेंशन इसी पेज पे वर्क करेगी। ये इसी पेज से वो सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करेगी और आपको शो करेगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, इस लिस्टिंग को ओपन कर लेता हूं। अब क्या है, मैंने लिस्टिंग को ओपन किया हुआ है और मैं इसके ऊपर एक्सटेंशन रन करता हूं। जैसे मुझे याद आ गया कि हमने उसकी सेल्स चेक करनी थी, वो जो आप कह रहे थे कि जिसका BSR 1 चल रहा है, ये वाला ना। अब मैं इसकी एक्सटेंशन, इसको सॉरी, इस लिस्टिंग को ओपन किया और मैं इसकी इसके ऊपर एक्सटेंशन रन करता हूँ। अब वन वन टू वन एंड वन क्यों आ रहा था, 1 to 1 क्यों आ रहा था, उसकी वजह क्या थी? पहले 1 to 62 आ रहा था जब आपने पहले देखा। हमने अब स्पेसिफिक चीज को हमने उसके ऊपर एक्सरे रन किया। अब सिर्फ सिंगल लिस्टिंग है तो वो सिंगल लिस्टिंग का ही डेटा आपको दिखाएगा। सेकंड चीज क्या है, मतलब ये रेवेन्यू जितना जनरेट हो रहा है, मैं मुझे इतनी मैथ भी नहीं आती, ठीक है ना। 4,28,000 मतलब ये बन रहा है, तकरीबन 28,000 है, 42,80,000 डॉलर इसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है पर मंथ का। 75,000 सेल्स। अच्छा, वो जो आपने सेल्स देखी थी ना, वो सेल्स थी उस BSR की, मतलब फर्ज करें कि उसकी आज की सेल इतनी हुई थी। समझा रही बात की? ये एवरेज जब बता रहा है कि पूरे मंथ के अंदर उसका BSR, लाजमी बात है किसी दिन सेल्स अप जाती है किसी की डाउन जाती है, तो उसका जो एवरेज BSR बन रहा है उसके हिसाब से उसकी जो मंथली सेल्स हो रही है वो 75,000 हो रही है। 75,000 यूनिट सेल करना, और वो भी ऐसा प्रोडक्ट जिसकी प्राइस ही $57 हो, ठीक है, और अमेजोन खुद सेल कर रहा है। ओके, तो इसके अंदर आपको क्या चीज नजर आ रही है, यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट है और यहाँ पे वो सारी प्रोडक्ट्स हैं जो इस सर्च में आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक लिस्टिंग को ओपन नहीं किया हुआ ना। अब ये देख रहे हैं 60/60, 60/60 का मतलब क्या है कि इसके अंदर चार ऐसे, जैसे फर्ज करें कि ये आ रहा है ना स्पॉन्सर्ड, हमने अपने डेटा से स्पॉन्सर्ड को निकाल देना है, हाइड स्पॉन्सर्ड, अप्लाई फिल्टर, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एक और काम करना है, इसको एक बार क्लिक करेंगे, दूसरी बार, अब 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे नजर आ रहा है ना। इसके अंदर जो स्पॉन्सर्ड एड वाले जो थे उनको मैंने निकाल दिया। क्यों निकाला?
क्योंकि मैं अपना जो एनालिसिस कर रहा हूँ वो रियलिटी के ऊपर कर रहा हूँ, मैं उनके ऊपर नहीं कर रहा कि जो अमेजोन को पैसे दे के अपनी पोजीशन बनाई हुई है। मैंने उस डेटा को निकाल दिया, आगे समझ? ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे कि हमारे पास तकरीबन ये सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। पहले नंबर पे ये रैंक कर रहा है, सेकंड पे ये कर रहा है, थर्ड पे ये कर रहा है, ठीक है, फोर पे ये कर रहा है। ये इनकी रैंकिंग है। ये आपको 5 6 7 नजर आ रहा है ना, ये इनका रैंकिंग नंबर है। ये ख्याल, इस चीज का ख्याल रखना, ये इनका कोई सीरियल नंबर नहीं है। आगे समझ? नहीं, बीएसआर और चीज है। बीएसआर कैटेगरी वाइज चल रहा होता है, ये उस कीवर्ड के अगेंस्ट उस पेज पे आपकी रैंकिंग कितनी है ये वो बता रहा है, ऑर्गेनिकली रैंकिंग कितनी बढ़ रही है। जैसे हम जब, होता क्या है कि ऑब्वियसली जब हम एक फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो होता क्या है कि हमने उसके ऊपर पीपीसी रन करते हैं, ठीक है, अमेजोन के। तो जैसे ही उस कीवर्ड के अगेंस्ट पीपीसी रन हो रही होती है, उस कीवर्ड के ऊपर क्लिक करता है कस्टमर और बाय कर लेता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑर्गेनिकली रैंकिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। जैसे फर्स्ट करें कि मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, ये मैंने कीवर्ड को सर्च किया और मैं इसको देखता हूं कि मेरा प्रोडक्ट कहाँ पे पहले शो हो रहा है। ये आ रहा है, ये ऑर्गेनिकली यहाँ पे आया है। ये कैसे आया? इसके ऊपर पीपीसी चल रही है, पीपीसी जब टॉप पे शो होती है उस पे ऊपर क्लिक होता है, ऑर्डर आ जाता है। जैसे जैसे उसके ऊपर ऑर्डर आने लग जाएंगे तो ऑर्गेनिकली भी आप रैंक करने लग जाएंगे। अब ऑर्गेनिकली का क्या मतलब है कि अब मैंने पीपीसी रन नहीं की हुई, ये जो मेरा प्रोडक्ट शो हो रहा है। अब फर्स्ट करेंगे, कस्टमर आता है, वो शॉवर हेड एंड होज लिखता है, वो पूरा पूरा पेज देखेगा और मेरा भी कम से कम टॉप 30 पे तो आ रहा होगा ना, ये जो फर्स्ट पेज है। तो वो इधर से बाय कर लेगा, तो ये जो सेल होगी इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिकली सेल्स। अगर कस्टमर मेरे स्पॉन्सर्ड एड पे क्लिक करके बाय करता है तो वो स्पॉन्सर्ड एड की पीपीसी सेल, मतलब वो पीपीसी के अंदर आप जाएंगे, वहां पे आपको दिखाएगा कि आपकी इस पीपीसी की वजह से आज कितने ऑर्डर्स आए हैं। तो ऑर्डर्स में जो डिफरेंट होता है ना, मतलब डिफरेंस एक्चुअली होता है कि पीपीसी से इतने हैं और ऑर्गेनिकली इतने हैं, तो वो बहुत जरूरी है। फर्स्ट करें कि मैं 10, फर्स्ट करें 20 ऑर्डर मैं दिन के ले रहा हूँ और उसमें से 20 में से 12 ऑर्डर मेरी पीपीसी आ रहे हैं और 8 ऑर्डर ऑर्गेनिकली आ रहे हैं, तो इट मीन्स आपकी पीपीसी ज्यादा अच्छी वर्क करिए, क्योंकि ऑर्गेनिकली भी आपकी सेल्स आ रही हैं। आप, और जैसे जैसे आपके ऑर्गेनिकल ऑर्डर की सेल बढ़ती जाएगी आप अपने प्रॉफिट में जाने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा पैसा लग रहा होता है मार्केटिंग के ऊपर, और वो जो हमारा एक प्रॉफिट बच रहा होता है वो उधर लग जाता है। तो हमने अपने प्रोडक्ट की उन सब कीवर्ड्स के ऊपर रैंकिंग करनी होती है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिकली ऑर्डर्स लेकर आ सकें। क्लियर है? ओके, हम कहाँ पे थे? ओके, यहाँ पे उस कीवर्ड का, ये जो ऊपर देख रहे हैं कीवर्ड नजर आ रहा है, ये जो डेटा है ये उस कीवर्ड के अगेंस्ट का है। अगर आप इसके रेलेवेंट को कीवर्ड होगा वो सर्च करेंगे तो उसका डेटा, उसका रिजल्ट डिफरेंट होगा। अच्छा, बीएसआर की बात कर रहे थे कि मैं यहाँ पे ये बता रहा था ना, ये 5 वाला एक्चुअली फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि इसका बीएसआर 1 है, बीएसआर इसका अलग इधर नजर आ रहा है आपको। इसका बीएसआर है 1403। बीएसआर डिपेंड कर रहा होता है आपकी सेल से, और बीएसआर कैटेगरी वाइज होता है। कैटेगरी, सब कैटेगरी, हर सब कैटेगरी का अलग अलग बीएसआर आपको दिखा रहा होता है। और यूएस के अंदर बीएसआर अगर आपका 10,000 भी है तो आपकी सेल्स बहुत ज्यादा होती हैं, और अगर वही 10,000 आपका यूके के अंदर है तो बहुत डेड सेल्स होती हैं, क्योंकि मार्केट छोटी है बड़ी है, ये डिपेंड करता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज जो मुझे सबसे बड़ी नजर आ रही है कि इस प्रोडक्ट के अंदर अमेजोन माशाल्लाह फुल टाइम एक्टिव है। क्या वजह है वो देखिए ना, सेलर कंट्री रीजन में क्या आ रहा है, एएमजी 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 एएमजी। ये एएमजी जहां पे लिखा आ जाए इट मींस कि अमेजोन इसको सेल कर रहा है। अच्छा खैर, अब हम जाते हैं अपने इसके ऊपर और इसके अंदर इसके क्राइटेरिया वगैरह को देखते हैं। इतना समझ आ गया ना टूल कैसे रन करना है, कैसे हमारे पास डेटा आता है और उसको एनालिसिस कैसे करना है। अब हम क्राइटेरिया को समझते हैं, उस क्राइटेरिया को समझने के बाद हमने अपना प्रोडक्ट को फाइनल करना है। ठीक है। प्रोडक्ट रिसर्च, ये चीजें आप पढ़ते रहना। एक्चुअली हम प्रोडक्ट को सर्च करते हैं पहले और उसको वैलिडेट करते हैं। मैंने अभी सर्च करके दिखाया, वैलिडेट नहीं किया।
वैलिडेट का मतलब क्या है कि मैं उसके सारे क्राइटेरिया को एक एक चेक करूंगा और आया देखूंगा कि ये वर्क करता है लॉन्च करने या इसको ड्रॉप कर दें। प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर हम ऑब्वियसली दो टूल यूज कर सकते हैं, आपके लिए हीलियम 10 इनफ है, वेब और एक्सटेंशन, कोई और पैसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और वायरल लॉन्च पता नहीं क्या क्या चीजें, जब हमने हीलियम पे मैंने देखा है जो डेटा होता है ये काफी मतलब रेलिवेंट होता है और क्या कहते हैं उसको, अथेंटिक होता है। क्यों अथेंटिक होता है, उसकी वजह ये होती है कि मैं ऑब्वियसली एक प्रोडक्ट को खुद सेल कर रहा हूँ और मैं उसकी अगर देख रहा हूँ कि उसकी सेल्स कितनी जा रही हैं, और जब उसके ऊपर ही मैं अपना टूल रन करता हूँ और वो मुझे जो सेल दिखाता है तो वो काफी हद तक करीब होती है। लेकिन जो जंगल स्काउट का डेटा होता है वो थोड़ा सा एग्जेजरेट करके बताता है। एग्जेजरेट मतलब कैसे, कि अगर मुझे एक हफ्ता पर डे के हिसाब से 10-12 सेल्स आ रही हैं तो वो पूरे महीने का हिसाब लगा के आपको दिखा रहा होगा कि आपका इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। समझ आ रही है बात की? तो हेलियम आपको करंटली दिखा रहा होता है जो आपकी सेल्स आ रही हैं, वो एवरेज दिखा रहा होता है, वो एवरेज पूरी बनाता है एंड देन आपको दिखा रहा होता है। हीलियम 10 हमने यूज करना है, ठीक है, इसका आपने देख लिया। वैसे जेएस जो है ना, जेएस या आप उस टूल को यूज करें, सेम ही है तकरीबन, कोई इसके अंदर इतनी बड़ी कोई डिफरेंस नहीं है। ये सारी चीजें अभी आप देख चुके हैं। इसके ऊपर हम क्राइटेरिया को देख लेते हैं। ये क्राइटेरिया है आप लोगों का, यूएस का है और यूके का। अच्छा, यूएस और यूके में क्राइटेरिया में पॉइंट सारे सेम है, सिर्फ उनकी वैल्यूज में डिफरेंस। ऑब्वियसली यूके छोटी मार्केट है तो उसके अंदर हमने सर्च वॉल्यूम का एक क्राइटेरिया कम रखा हुआ है, रेवेन्यू का क्राइटेरिया भी कम रखा हुआ है। इस क्राइटेरिया को हम फॉलो कैसे करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा पीडीएफ में कर लेता हूँ। अच्छा, उस दिन ना मुझे स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि सर हम अपनी फाइल को पीडीएफ में कैसे करेंगे। तो ये देखने सेव एज करके, ठीक है, आप इस पे जब क्लिक करेंगे, इसको जहाँ सेव करना हो वो सिलेक्ट करें एंड देन इसको यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया पीडीएफ। ओके, इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, ये पिछले बैच के डेट, ठीक है। तो ये आपकी पीडीएफ में जमा हो गई। अच्छा, मुझे काफी ईमेल्स आई हैं, मैं माशाल्लाह वो भी दिखाता हूँ। अच्छा, आप लोगों को ना सिंपली चीजें समझाई गई थी कि आप लोगों ने, जैसे ये सलमान कैनी है जिन्होंने नो सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट नहीं डाला, ईमेल सेंड कर दी, ठीक है। इसी तरह काफी ईमेल मुझे इस तरीके से आई हुई हैं, ये असाइनमेंट 1 बस लिखा और छोड़ दिया। उस देखिए मसला क्या है कि मेरे पास इस्लामाबाद का बैच भी है, आपका ही है, वो चीजें मिक्स हो जाती हैं स्टूडेंट्स की, ठीक है ना। अगर आप अपना बैच लिख देते हैं, अपना साथ सिटी भी लिख देते तो मेरे लिए आसानी थी कि हाँ जी ये रावलपिंडी के स्टूडेंट है, वो इस्लामाबाद के स्टूडेंट है। तो जब भी आप ईमेल लिखते हैं कंपोज पे, जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लिखते हैं जिसको आपने ईमेल सेंड करनी होगी, यहाँ पे आप सब्जेक्ट नेम रखेंगे। जैसे काफी लोगों ने, जैसे आयशा आजम FMA असाइनमेंट नंबर 1, उन्होंने अपना नाम लिखा हुआ है। इसी तरीके से आप लोगों ने अपना नाम लिखना होगा सब्जेक्ट की, और यहाँ पे आपने हेलो सर दिस इज प्लीज चेक माई असाइनमेंट इन द अटैचमेंट, बस इतना सा लिखना है और अपनी फाइल को अटैच करके भेज। काफी तो ऐसे हैं जो अटैचमेंट नहीं करते, बस खाली भेज देते हैं, देन फिर दोबारा से वो भेज रहे होते हैं। हमारी वो फाइल कहाँ गई? ओके, तो ये हमारे पास क्राइटेरिया है जी। 7 sellers in top 20 having less than 400 reviews। अब ये चेक करना मुश्किल है आपके लिए? नहीं समझे? वो किसके किसको इस बात की समझ आई है?
जी नहीं नहीं नहीं। और जो एक्सटेंशन हमारे सामने देखिए, जो मैंने क्राइटेरिया को मैच करना है ना, वो मैंने यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, टॉप 20, टॉप 7 सेलर है ना, ठीक है। कितने में से, टॉप 20 में से या कितने में से, ये 7 सेलर इन टॉप 20, ठीक है। तो 7 सेलर्स इन टॉप 20 का मतलब ये है कि ये मेरे टॉप 20 सेलर्स हैं, 5 से लेके तो कम से कम ये 25 तक हो जाएंगे, ठीक है। ये मेरे टॉप कौन से सेलर्स हैं, 20। इनमें से मैंने 7 सेलर्स को चेक करना है, कितने सेलर्स को, और उनका क्या रेवेन्यू होना चाहिए, रिव्यूज कितने होने चाहिए, लेस देन 400। तो मेरे पास रिव्यू काउंट वाला कॉलम कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसको उठाऊंगा, इसको उठा के ना इधर ड्रैग कर दूंगा। कि ड्रैग करने का फायदा क्या होगा कि मुझे आसानी हो जाएगी उसको कंपेयर करने में। अब हम मेरे रिव्यू काउंट में देखें तो एक ये सेलर्स आ रहा है, ये फिर भी 400 से कम नहीं है, 489 है, ज्यादा है, लेकिन इसको मैं फिर भी एक्सेप्ट करूंगा। 500 तक मैं रखा हुआ है कि चलो कोई नहीं। सेकंड 310, 2 हो गए, 3 हो गए, 4, 5, 6, 7 हो गया 7, ठीक है। तो इट मीन्स कि मेरा ये क्राइटेरिया मैच करेगा। हमने 1 बाय 1 इस क्राइटेरिया को मैच करना है। फिर सेकंड नंबर क्या करें कि 7 सेलर्स इन टॉप 20 हैविंग रेवेन्यू मोर देन 7,000 USD। आ रही है समझ। अब हमने वही टॉप को देखना है, लेकिन हमने अब रेवेन्यू वाले कॉलम को देखना है, ठीक है। तो 1 मतलब यहां से क्लियर नजर आ रहा है वैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 हो गए पूरे। 7,000 से ज्यादा है ना टॉप 20 में से, तो ये क्राइटेरिया भी हमारा मैच हो गया। फिर क्या है जी, एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम मिनिमम 8,000। इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, थोड़ा सा ये क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा, सर्च वॉल्यूम कम है। लेकिन अगर मैं इसकी हिस्ट्री देखता हूँ और इसको मैं ऑल टाइम पे लेके जाता हूँ, ऑल टाइम मतलब जब से ये प्रोडक्ट का आया डेटा, तो इसके अंदर मुझे जो इसको इसकी जो एक अच्छी बात लग रही है वो एक चीज है कि ये एवरग्रीन प्रोडक्ट है। चाहे इसका सर्च वॉल्यूम कम भी है ना, एवरग्रीन है, ये बिल्कुल डेड नहीं हो जाता। अगर मैं ये वैसे भी छोटा सा प्रोडक्ट है, कोई इतनी बड़ी लॉन्च वाला भी नहीं है, तो मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा। अगर ये एक ऐसा प्रोडक्ट होता जिसमें अगर मेरा बजट ही कम से कम 15 से 20 हजार डॉलर लग रहा होता, तो फिर मैं कभी भी इसको एक्सेप्ट ना करता। ये छोटी लॉन्च है जिसके अंदर शायद मेरे 1,500 2,000 डॉलर के अंदर मेरी लॉन्च हो जाएगी एक अच्छी सी, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये क्राइटेरिया मैच कर रहा है। समझ आ रही है बात को। एक चीज और बताएं वो कहते हैं ना कि आपको अगर एक क्राइटेरिया दिया गया है तो उसके ऊपर आप बस वो, कुछ लोगों ने की आदत होती है कि चीज का रट्टा लगा लिया और उसी के ऊपर बैठ। आप लोगों ने अपना दिमाग मतलब माइंड को ओपन करना है और आपने अपनी स्ट्रेटेजीज बनानी है। आपने उस प्रोडक्ट के ऊपर खुद रिसर्च करनी है। रिसर्च क्या है कि मैं अगर एज अ क्लाइंट हूं और आप बैठ के मुझे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि ये आपके लिए एक प्रोडक्ट को फाइनल किया और इसको हम लॉन्च कर रहे हैं, तो आपने मुझे कन्विंस करना है अपने लॉजिक के साथ, अपनी रिसर्च के साथ कि ये प्रोडक्ट को हम लॉन्च करेंगे, इसकी कितनी सेल्स हमें स्टार्ट में आना स्टार्ट हो सकती हैं, इसका सर्च वॉल्यूम क्या है, इसकी मार्केट एनालिसिस के अंदर इसकी क्या वजह है कि ये ज्यादा से ज्यादा कस्टमर इसको बाय करते हैं, हमारे इसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन पर सेल पे क्या आएगा। तो आपने कन्विंस करना है। तो दूसरी चीज क्या होती है कि अगर जैसे मैं आप लोगों को कन्विंस कर लिया ना कि मैंने कहा सर्च वॉल्यूम कम भी है, लेकिन आप लोगों को फिर भी मैंने समझा दिया कि ओके है, चलता है, मैंने अपनी कुछ चीजें बताई हैं, देन आपने कहा ठीक है ओके सर, सर आप सही कह रहे हैं। तो आपने अगर फर्स्ट करें कि कोई चीज अप्रूव करानी है, जैसे हम थीसिस में जाके क्या करते हैं, जैसे डिफेंड करना होता है ना, हमसे क्वेश्चन किए जाते हैं एंड देन आप उसका आंसर देते हैं और अपनी लॉजिक के साथ देते हैं एंड देन वो कहते हैं ठीक है बिल्कुल आपकी रिसर्च ओके है। तो इसी वजह से कि आपके आपके अंदर भी ये एलिमेंट लाजमी होना चाहिए कि कोई भी आप काम करें उसके अंदर आप अपनी स्ट्रेटजीज लाजमी साथ साथ बनाएं। और भी सी वो स्ट्रेटजीज तभी बनेगी जब आप उसको प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे। कभी कभी आप मैंने काफी ऐसे किए हैं, प्रोडक्ट को फेल किया है मैंने, लेकिन उससे मैंने सीखा है। और ऑब्वियसली फेलियर से तो इंसान सीखता ही है। तो ये चीजें साथ साथ ही चलेंगी, लेकिन
आपको मैंने जैसे बताया कि 8,000 होना चाहिए, और मैं अभी आप लोगों को कह रहा हूँ नहीं, ये फिर भी एक्सेप्टेबल है। तो ये चीजें होती हैं, कोई भी मतलब किताब के अंदर एक कोई लकीर लिखा दी और फिर वो, ये नहीं हो सकता कि बस उसी के ऊपर आपने चलना है। मैंने चाइनीज के साथ काम किया था ना, उसके अंदर उनके अंदर एक चीज थी, उनके जो एक्सपर्ट होते थे ना, उनका वो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी एक अलग अलग से ना वो बनाई गई है कि ये नलायक अलहदा, मीडियम वाले अलहदा है, और जो टॉप के हैं ना वो बिल्कुल अलहदा। अब यहाँ पे जो आते थे ना, बिल्कुल नलायक थे, ठीक है ना। अब मैं देख रहा होता था कि एक ऐसा काम जिसको आप 5 मिनट में कर सकते हैं, वो क्योंकि किताब के अंदर जो पढ़ के आया हुआ है, वो सारा कुछ फॉलो कर कर करके एंड देन उसको वो काम करेगा। मतलब उनको, उनकी प्रोग्रामिंग ऐसी की गई है कि वो इधर उधर नहीं जा सकते, बस उसी को ही आपने फॉलो करना है। हम पाकिस्तानी है जुगाड़ू, ऐसे ही है ना। इसलिए मैंने देखा है कि हम ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, सिर्फ हम अपने अंदर एक चीज ले आए, एक ऑनेस्टी, सच बोलना, एंड देन किसी के साथ फ्रॉड ना करना। ये चीजें अगर हमारे अंदर आ जाए, हम ज्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन हम कहाँ पे, मतलब क्या कहते हैं कि हम अपना जो है ना फोकस खराब करते हैं, जब हम लालच में आ जाते हैं, हम दूसरे को मतलब स्कैम करने पे आ जाते हैं, तो फिर सारा काम खराब हो जाता है। मेरे पास काफी ऐसे स्टूडेंट्स थे, मैं जब देखता था कि बहुत ही अच्छे, बहुत ही तेज, लेकिन उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, लोगों के साथ फ्रॉड करना स्टार्ट कर दिया। वो टेम्परेरी चीजों पे पता नहीं क्यों चली जाती है अवाम। आपके अंदर एक है, आप काम कर सकते हो। वो एक तो स्टूडेंट ऐसा था कि जिसने मुझे भी चूना लगा दिया, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरा अकाउंट डीएक्टिवेशन पे आ गया, क्योंकि वो जिस तरीके से इतना अच्छा काम कर रहा था। मैंने कहा आप ऑब्वियसली, मेरा ये अकाउंट है एक, इसको आप देखें, तो मुझे भी उसने करा के गायब हो गया बिल्कुल। तो मसला क्या आता है कि आपके अंदर काफी क्वालिटीज होती हैं, आप उनको यूटिलाइज करेंगे तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप $300 भी आप कमाएं तो आपका 1 लाख बनता है, ये बता दूं आप लोगों को, शायद अभी ज्यादा भी होगा। आज सुबह 262 पे था डॉलर, ठीक है। ओके, कंपेटर प्राइस शुड बी बिटवीन 14.99 टू 39.99। तो यहाँ पे हमने क्या देखना है, प्राइस वाला उसको देखना है, ये प्राइस है। तो एवरेज प्राइस वैसे 39 आ रही है, तो इसके अंदर मैं देख रहा हूँ 64 भी है, 39, 17, 40, 41, 49 चलता है। ओके। अच्छा, मुझे एक चीज अभी अभी से मुझे लग रहा है कि इस प्रोडक्ट के अंदर एक इशू होगा, मैं आपको, और वो होगा, इसके ऊपर अमेजोन की फीसें ज्यादा होंगी। और अमेजोन की फीसेस क्यों ज्यादा होती है मैं अभी बताता हूँ, पहले हम इसको देख लें। ये वाला क्राइटेरिया मैच हो गया प्राइस वाला। ओके। BSR consistency, top 3 sellers with maximum reviews shall have consistent BSR। ये वो अभी उसी BSR की बात की जा रही है। कंसिस्टेंट BSR का मतलब क्या है? अब अब फर्ज करें कि मेरी आज कम से कम लास्ट वीक से मेरी दिन की 15 सेल्स आ रही हैं, ठीक है, और उसके बाद मेरी सेल्स ड्रॉप होकर 5, 6, 7 पे आ गई हैं, तो क्या होगा? BSR राइट नाउ तो मुझे दिखा रहा होगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन फिर ऐसा ऐसा ड्रॉप होके हो जाएगा। अब अगर मैंने एक टॉप 3 सेलर्स को देखना है और उसका कंसिस्टेंट BSR देखना है, कंसिस्टेंट BSR देखने का फायदा क्या होगा मुझे? उसका फायदा ये होगा कि मेरा जो कंपेटर है जिसको मैं देख रहा हूं, अगर उसकी लास्ट 6 मंथ से उसका BSR कंसिस्टेंट है, इट मींस कि सेल्स ड्रॉप नहीं होती इस प्रोडक्ट की, डेड नहीं होता ये प्रोडक्ट, या जो जिस सेलर्स को मैं देख रहा हूँ वो कंटिन्यूसली सेल कर रहा है। आ गई समझ थोड़ी बहुत? अच्छा, अब ये BSR वाला कॉलम पे आ जाते हैं, ठीक है, और मैंने इसने कहा है टॉप 3 सेलर्स, ऐसे कहा है ना, तो हमने रेवेन्यू को सॉर्ट कर लेना है। रेवेन्यू को सॉर्ट मतलब हाई टू लो, तो मैंने सॉर्ट किया 79, 57, 27, तो मैंने हाई टू लो को सॉर्ट किया। क्यों हाई टू लो को सॉर्ट किया? कि उसने कहा बेस्ट एक्चुअली, जैसे यहाँ पे कहाँ गया, उसने ये कहा है जी, टॉप 3 सेलर्स विद मैक्सिमम रिव्यूज शेल हैव कंसिस्टेंट BSR, ठीक है। तो ऑब्वियसली जिसकी सेल ज्यादा है तो रिव्यू भी तो उसी के ज्यादा ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा ये बैठा है, इसके BSR में मैं क्लिक करूंगा, ये जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने फिर एक ट्रेंड आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, ये जो नीचे न्यू प्राइस नजर आ रही है इसको खत्म कर देना है, और लिस्ट प्राइस को भी मैंने खत्म कर देना है, और इसको मैंने 1 ईयर पे कर देना है।
तो ये दोबारा से न्यू प्राइस और लिस्ट प्राइस आ गई है। अब एक चीज नोट करें, मुझे इसका बीएसआर बहुत ही जबरदस्त कंसिस्टेंट लग रहा है। हाँ, एक जगह इसकी सेल ड्रॉप हुई थी। सेल ड्रॉप मुझे कैसे पता चल रहा है इसकी सेल ड्रॉप हुई थी, कौन बताएगा? कौन से ग्राफ की कौन सी वाली जगह? तो आप अभी कॉन्सेप्ट नहीं समझे। आप अभी बताया था ना बीएसआर हाई होगा तो सेल ड्रॉप होगा, आगे समझ बात। तो ये है वो बीएसआर जब उसका हाई चलेगा क्योंकि उसकी सेल ड्रॉप हो गई थी, सही है। तो ये वैसे फिर भी देखा जाए इसका बीएसआर काफी कंसिस्टेंट है, तो ये चीज हमने देखनी होती है। अब इसका फायदा क्या हो रहा है हमें देखने का, कि जो भी मेरा कंपेटिटर है उस वो प्रोडक्ट को तो सेल कर रहा है ना। अब हमने कैसे सेल करते हैं वो हमारी स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है। मैंने उस प्रोडक्ट की डिमांड देख ली, डिमांड है, सेल हो रहा है, सारा कुछ ओके है। इसी तरीके से मैंने 3 एक्चुअली सेलर्स का देखना है। अब हम दूसरे का देख लेते हैं। इसके साथ भी वही सीन हुआ था। क्यों ये एक्चुअली एक लाइन इतनी ज्यादा बिल्कुल बीएसआर इसका वो कहाँ पे चला गया था, 15,000 पे चला गया था। उसकी वजह ये है कि काफी दफा आप आउट ऑफ स्टॉक चले जाते हैं, आपकी लिस्टिंग कोई डीएक्टिवेशन हो गई, कोई भी एरर आ गया, तो उसी वजह से जब जैसे ही आपकी सेल्स रुकती हैं आपका बीएसआर हाई हो जाता है। इसी वजह से वहां पे भी इसका बीएसआर काफी हाई है, लेकिन इसका उससे भी ज्यादा कंसिस्टेंट है बीएसआर। नोट कर रहे हैं? ठीक है। तो ये कंसिस्टेंसी आपने चेक करनी है। अगर आपने लास्ट 6 मंथ की देखनी है तो ये लास्ट 6 मंथ्स कहाँ से शुरू होते हैं? मैं नहीं, जून, जून से शुरू होते हैं ना। और ये यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके मैं राइट साइड पे ड्रैग कर रहा हूँ। तो जैसे इसको मैंने किया तो अब उसको जूम करके उसने दिखा दिया, लास्ट 6 मंथ को इसने जूम करके मुझे दिखा दिया। तो कोई भी और इशू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये आया था। अब ये हो सकता है कि इसके साथ पता नहीं क्या इशू बना था, लेकिन इसकी सेल्स काफी ड्रॉप हुई थी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन वो भी एक लाइन थोड़ी सी, मतलब शायद 2-3 दिनों के लिए हुआ था, उसके बाद सेट हो गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बीएसआर काफी कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने 3 का देखना है, और ये क्राइटेरिया को मैच कर रहा है वैसे, मतलब जो बीएसआर वाला जो क्राइटेरिया है उसको ये मैच कर रहा है। हमने 5 पॉइंट्स को मैच कर लिया है। अब रह गए 6 नंबर, प्रोडक्ट शुड नॉट बी सीजनल। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी मैंने उसके सर्च वॉल्यूम के ग्राफ को नहीं देखा, लेकिन इसके अंदर सीजनल नहीं है, ये चीज मुझे कंफर्म हो चुकी है। उसकी क्या वजह है? नहीं नहीं, मैं सिर्फ डेटा के हिसाब से कह रहा हूं। मैंने अभी आप लोगों को बीएसआर दिखाया ना, वो बीएसआर क्या दिखा रहा था? जब बीएसआर ही पूरे साल का कंसिस्टेंट, इट मीन उसकी सेल तो जा रही है, वो सीजनल तो है ही नहीं। सीजनल प्रोडक्ट अगर होता तो उसके अंदर उसका बीएसआर हाई लो ऐसे चल रहा होता, ठीक है। एक एक और चीज होती है, ये ट्रेंडी कैसे चेक करते हैं, दो आपके पास ऑप्शंस होती हैं। या आप हीलियम 10 के सर्च वॉल्यूम का ग्राफ चेक करते हैं, या फिर आप उसको गूगल ट्रेंड्स पे चेक करते हैं, ठीक है। तो पहले हम गूगल ट्रेंड को चेक कर लेते हैं। अच्छा, गूगल जो ट्रेंड्स का डेटा है, ये गूगल पे लोग इसको कितना सर्च कर रहे हैं वो उसका डेटा है, इस चीज का ख्याल रखना। और जो हीलियम 10 सर्च वाली मिस्ट्री है वो सिर्फ और सिर्फ अमेजोन का डेटा है। क्या स्पेलिंग थे, हैमर, स्लेज हैमर या हैमर? यही थे ना। पाकिस्तान में भी करते हैं कुछ लोग सर्च, ठीक हो गया। यूनाइटेड स्टेट्स लास्ट 12 मंथ्स, ठीक है, बहुत ही कंसिस्टेंट, ठीक है। तो सीजनल तो बिल्कुल भी नहीं है प्रोडक्ट, ये हमारा कंफर्म हो गया। फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे भी दिखा दूँ, इसके सर्च वॉल्यूम को हमने देखा भी था वैसे, ऑल टाइम देखे ना। अगर ये मिनिमम भी गया है तो 6,000 गया है, तो परफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्राइटेरिया को मैच करना सीख रहे हैं, और हमने अभी तक 6 पॉइंट्स को कंफर्म कर दिया। अब हमारे पास 7 नंबर है, नो मोर देन 5 लिस्टिंग फ्रॉम वन ब्रांड इन टॉप 20। अब हमने कौन सा कॉलम देखना होगा? ठीक है, तो हमने ब्रांड वाला कॉलम देखना है, ये ब्रांड वाला कॉलम है। और उसमें वो क्या कह रहा है कि
नो मोर देन 5 लिस्टिंग फ्रॉम वन ब्रांड इन टॉप 20। मतलब कि इसके अंदर मुझे एक ये एस्ट्रिंग 1 2 3 4 नहीं, बस हम 25 तक देखते हैं ना। कौन सा है? टॉप 20 में तो 4 है, 5 नहीं है, लेकिन फिर भी काफी हद तक एक ब्रांड डोमिनेशन टाइप है। इसको कहते हैं ब्रांड डोमिनेशन, ब्रांड डोमिनेट कर रहा है, एक ही लिस्टिंग उसकी 3 4 बार आ रही है, लेकिन इसको हम एक्सेप्ट फिर भी करेंगे। उसकी उसकी वजह जैसे मैं दोबारा से सर्च करता हूँ, 1 2 3 4, नहीं, क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा, 5 हो गए। ठीक है, तो ये अब क्राइटेरिया हमारा मैच नहीं कर रहा, क्यों? उसकी वजह क्या है? वो जो बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं ना, $79,000 पर मंथ के हिसाब से, वो डोमिनेट कर रहा है। ओ हाँ, सही कह रहे हो, वैसे ये बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा है। हमने रेवेन्यू को सॉर्ट किया था ना, हमने ये वाला जो पॉइंट है ये ऑर्गेनिकली देखना है। टॉप 20 की बात जब जब भी आएगी तो हमने उसको इसमें ये हैशटैग पे क्लिक करना है, एंड देन ये अब मेरा ऑर्गेनिकली आ गया है, ऑर्गेनिकली पोजीशन में आ गया 5 6 7 8 9 10। अब हमने देखना है दोबारा, 1 2 3, नहीं है टॉप 20 में, वो 5 टाइम नहीं आ रहा। समझ आ रही है बात की? क्राफ्टमैन भी 2 टाइम आ रहा है, इसके अलावा नहीं। तो क्राइटेरिया मैच कर रहा है ये वाला भी। ये गलती देखें, ये चीज क्या होती है कि जब आप कर रहे होंगे ना, खुद भी आप इन चीजों को थोड़ा सा भूल जाते हैं, एंड देन आप, और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास अभी पूरा एक वीक होगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी ही ज्यादा आपको समझ आती जाएगी उस चीज की। कुछ लोग मुझे उस दिन ना, हमारी इस्लामाबाद के स्टूडेंट ने सबसे ज्यादा मुझे तंग किया कि नहीं, हमें बताया गया जी 2 क्लासेस होती हैं, 2 क्लासेस होती हैं, मैं आज ये प्रोडक्ट हंटिंग करा रहा हूँ, कल मैं सोर्सिंग कराने शुरू हो जाऊं। आप इसकी प्रैक्टिस कब करेंगे? आप इसके कॉन्सेप्ट को कब समझेंगे? स्पोर्ट डे रखी है, उस स्पोर्ट डे में भी क्या होगा कि आप लोगों को चीजों को दोबारा से प्रोडक्ट, मेरी अभी ये आज भी प्रोडक्ट हंटिंग है, उससे नेक्स्ट वीक भी प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास है। तो हमने एक चीज को पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। कुछ चीजें होती हैं जिनके लिए हमें टाइम चाहिए चाहिए होता है। अब जैसे ही आप टूल्स लेंगे ना, सबसे बड़ा मसला आपका शुरू हो जाएगा, टूल नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझना तो दूर की बात है, ठीक है। तो आपने इस चीज को प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, ये अब आपका एक तरह से प्रैक्टिकल ही है, खुद आप हाथ से करेंगे ना सारी हंटिंग और सारा कुछ। सही है। वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को साथ मिल जाएगी, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ साथ साथ आप लोगों ने वैसे वैसे करना है। लेकिन हम इसके अंदर बातें बहुत कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को फॉरवर्ड करके ही चलना पड़ेगा। एनीवे, हमने इसको देख लिया कि ये क्राइटेरिया भी मैच हो रहा है। उसके बाद हमारे पास नंबर आ रहा है, प्रोडक्ट शुड नॉट बी ट्रेंडी, ऑब्वियसली ट्रेंडी तो नहीं है, सीजनल भी नहीं है, एंड देन ट्रेंडी भी नहीं है। कंपीटिंग प्रोडक्ट शुड नॉट बी मोर देन 2000। मैंने इसके कंपीटिंग प्रोडक्ट्स आपको दिखाए थे, कितने थे? कितने थे? 1000 थे। ये देखिए ना, मैंने ऐसे करके दिखाया था, भूल जाते हैं आप लोग। 1000 है, ठीक है, तो ये क्राइटेरिया भी मैच हो गया। एट अ लो प्राइस आइटम ऑन ऑफर एज वैल्यू एडिशन। अच्छा, ये स्लेज हैमर क्यों यूज होता है, किस लिए होता है बताया ना? स्लेज किसको चीज को कहते हैं जी? हम्म। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, काफी ऐसे प्रोडक्ट्स आपको अमेजोन पे मिलेंगे जिनके ऊपर आपको समझ ही नहीं आ रही होगी ये इसकी यूजेज क्या है। और जब तक आपको उस प्रोडक्ट की यूजेज का नहीं पता होगा, आप उसको किसी को प्रेजेंट ना करें तो बेहतर है, क्योंकि आपको खुद भी नहीं पता कि उसका उसकी टारगेटिंग ऑडियंस कौन सी है। और जब तक आपको टारगेटिंग ऑडियंस का नहीं पता होगा, आप एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं हंट कर सकते। मैंने मोस्टली हमेशा कोशिश किया है कि मैं उसको यूट्यूब पे सर्च करके देख लूं। ठीक है, आ गया। ये हैवी वर्क के लिए यूज होता है भाई।
मैं आप लोगों को एक चीज अभी बताई हुई है कि मुझे लग रहा है कि एक इसका क्राइटेरिया मैच नहीं होगा, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, समझ गए ना, ठीक है ना। खैर आगे चलते हैं। वैसे तो ये क्राइटेरिया जो था ना मैच कर रहा है, लेकिन मसला ये आ रहा है कि कंप्यूटिंग प्रोडक्ट्स हो गया, इसके अंदर हम जो वैल्यूडेशन की अगर बात की जाए तो हम ग्लव्स दे सकते हैं जिसके अंदर उसकी ग्रिप अच्छी हो जाए, क्योंकि मोस्टली अगर हैमर आप यूज करें या वो जैसे वो KGF 2 वाला जो हैमर वो यूज करता है ना, तो वो जो है ना हमेशा हाथ से फिसल जाता है, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम एक ग्लव्स देते हैं तो ये एक वैल्यू एडिशन हो जाएगी, ठीक है। तो वैल्यू एडिशन की समझ आएगी, इसको कहते हैं कि वैसे हम तो कोई ऐसी चीज नहीं कर सकते कि कोई उस प्रोडक्ट का कोई ऐसा डिजाइन बना दें, इसके अंदर डिजाइन तो मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा मैटर नहीं करेगा, मैटर करेगा उसने तोड़े मारना है, उस चीज को तोड़ना है, जो भी करना है। इसके अंदर मैटर ये कर रहा है कि हमने सेफ्टी एक चीज दे दी कि वो जो जो भी उस ग्लव्स की जो फीचर होगा वो ये होगा कि उसकी ग्रिप अच्छी बनेगी, ठीक है। तो ये एक वैल्यू एडिशन के तौर पे हम ये दे सकते हैं, इसको यूनिक सेलिंग पॉइंट भी कहते हैं, USP, ठीक है। फिर इसके बाद पॉइंट आ जाता है कि एवरेज रेटिंग ऑफ टॉप 20 शुड बी एटलीस्ट 4.2। तो रेटिंग का तो इसके अंदर कोई इतना मसला नहीं होगा, उसकी वजह ये है कि रेटिंग हम देखेंगे यहाँ पे, देखें 4.8, 4.9, 4.6, तो एवरेज रेटिंग इसकी बहुत अच्छी है, रेटिंग का कोई है। अगर आपने एवरेज इस तरीके से निकालनी है बिल्कुल परफेक्ट एवरेज, तो आप टॉप 20 की जो रेटिंग है उसको ऐड कर दें और डिवाइड बाई 20 कर दें, तो आपको एवरेज रेटिंग मिल जाएगी। AMZ शुड नॉट बी मोर देन 5 टाइम इन टॉप 20। एक ये वाली क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा, ऑब्वियसली इसके अंदर AMZ बहुत ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा, ठीक है। एक और क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा, प्रोडक्ट वेट शुड नॉट बी मोर देन 1.5 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब आपको वेट दिखाते हैं, बहुत ज्यादा है, 12, 10, 13, 3.4, 3.5। और अगर मैं किसी टॉप की लिस्टिंग पे चला जाता हूँ फर्ज करें, तो इसका ये 3 LBS 2 LBS, ठीक है। और ये छोटे वाला है, मतलब इसका साइज छोटा है, लेकिन इसका जो वेट है फिर भी काफी ज्यादा आ रहा है। 1.3 kg, तो 1.3 kg तो हमारे क्राइटेरिया पे आ रहा है, लेकिन इसके अंदर काफी ऐसे हैं मतलब सेलर्स जो ज्यादा वेट के साथ बेच रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली बड़ा हैमर बेच रहे हैं, तो हमने उनको भी तो देखना है ना। हमने अच्छा, जब हम कंप्यूटर एनालिसिस करते हैं वो इसी वजह से करते हैं कंप्यूटर एनालिसिस, कि वो किस कलर में बेच रहे हैं, किस साइज में बेच रहे हैं, किस वेट में बेच रहे हैं, किस डिजाइन में बेच रहे हैं, किस लेंथ में बेच रहे हैं, उसकी डायमेंशन क्या है। मतलब हम ये एक्चुअली उस डेटा से चीज निकालना चाहते हैं कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो किस साइज को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, डिमांड कौन सी साइज की है। तो इसी वजह से हमें फिर कंप्यूटर एनालिसिस करना पड़ता है। लेकिन हमने आज जितने पॉइंट्स देखे हैं ये आप लोगों को समझ आए हैं। अब अगर यूके के क्राइटेरिया की बात की जाए तो सारे पॉइंट सेम है, सिर्फ वैल्यूज ऊपर नीचे हैं, बाकी उसको चेक करने का तरीका वही रहेगा, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने कम से कम एक प्रोडक्ट को फाइनल करना है जिसका क्राइटेरिया कम से कम 70% मैच कर रहा हो। 70% मतलब कुछ चीजें होंगी जो मैच नहीं कर रही होंगी, 70% मैच कर रहा हो। और उसको करने का तरीका क्या है कि आपके ये पास जो ये जो पॉइंट्स हैं इनको आपने एक्सेल पे लिखना है, ठीक है। और साथ साथ चेक करना है, जो मैच कर रहा होगा उसको यस कर दें, जो मैच नहीं कर रहा होगा उसको नो कर दें, या फिर उसके साथ उसकी कमिट्स दे दें, रिमार्क्स दे दें कि इसके अंदर क्या इशू आ रहा है। उस वो चीज आपने क्या करनी है, आपने हमें सेंड करनी है वाया ईमेल। अच्छा, अब ये एक चीज और बता दूं, मैं एसिन का आपको बता रहा था। एसिन एक्चुअली क्या होता है, ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये एसिन आ रहे हैं, ठीक है। ये Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ठीक है। तो आपने जब अपनी बनानी है वो असाइनमेंट बनानी है, उसके अंदर आपने प्रोडक्ट का कीवर्ड लिखना है, उसका सर्च वॉल्यूम लिखना है। वो आपको क्या करेंगे, टेम्पलेट भेज देंगे ग्रुप के अंदर, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए कि आप लोगों ने कैसे कैसे स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट लेना आता है कि वो भी नहीं आता। ओके,
आपके हर लैपटॉप के अंदर स्निपिंग टूल होता है, ठीक है, तो वो स्निपिंग टूल से आप ले सकते हैं। बाकी आप एक्सटेंशंस कुछ होती हैं वो भी आप उसके अंदर उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो बस जो ये जैसे ऐसे है ना, हमने अब टॉप 20 की बात की जा रही है, तो आपको फिर टॉप 20 सेलर्स दिखाने पड़ेंगे अपनी एक्सटेंशन के अंदर, सॉरी स्क्रीनशॉट के अंदर, एंड देन आप उनको मतलब हाईलाइट कर देंगे ये क्राइटेरिया इस तरीके से मैच हो रहा है। उसको वर्ल्ड के अंदर ये जैसे मैंने कंट्रोल इसको सी करता हूँ अगर, और इसको वर्ल्ड डॉक्यूमेंट के अंदर जाके अगर पेस्ट करता हूँ तो ये वहां पे पेस्ट हो जाएगा। और फिर उसको कंट्रोल मतलब पीडीएफ में कन्वर्ट करके एंड देन आपने ईमेल करनी है। हो सकता है, कोई मुश्किल तो नहीं है। रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगी, आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करनी है। लेकिन ये प्रोडक्ट हंटिंग की अभी एक फर्स्ट वो है, इसके अंदर अभी और चीजें भी आएंगी, ठीक है, बहुत सारी चीजें हमने और भी देखनी है। लेकिन ये अच्छा, एक चीज मैं आपको वैसे बता दूं, वो जो हमने फिल करना था क्राइटेरिया के हिसाब से, हमने अभी किया भी था वैसे, ब्लैक बॉक्स एक्चुअली। ब्लैक बॉक्स के अंदर मैं थोड़ा सा चीजों को ना और बेहतर तरीके से फिल कर दूं। वैसे आप दो तीन कैटेगरीज को इकट्ठा भी कर सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स की हो गई, ऑफिस हो गई, पैटियो लॉन हो गया। कुछ कैटेगरीज होती हैं जो गेटेड होती हैं। गेटेड मतलब कि अगर आप पेट सप्लाईज के अंदर को पेट का फूड सेल कर रहे हैं, तो उसको सेल करने पे के लिए आपको पूरी लेबोरेटरी टेस्ट, उसकी सर्टिफिकेशन, सारा कुछ लेना पड़ेगा। वो प्रोडक्ट आ जाते हैं गेटेड के अंदर। या अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अमेजोन के ऊपर, तो उसके लिए उसके लेबोरेटरी, उसके स्टैंडर्ड्स फॉलो करना, उसकी टेस्ट करवाना, उसके सर्टिफिकेट अरेंज करना, तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। हम स्टार्ट में ऐसे प्रोडक्ट्स की हंटिंग करेंगे जो कि गेटेड में ना आए, मतलब जिनके लिए हमें कोई सर्टिफिकेशन, हम ऐसा कोई सप्लीमेंट नहीं लॉन्च कर सकते जिसके अंदर हमें सर्टिफिकेशन चाहिए होगी। जैसे फर्ज करें कि आपके काफी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हेल्थ एंड हाउस होल्ड के। अब हेल्थ एंड हाउस होल्ड फर्ज करें, मैं अगर कोई एक पैड है जो नी पैड जिसे आप कहते हैं, वो इस कैटेगरी के अंदर आता है, तो वो मैं लॉन्च कर सकता हूँ। लेकिन अगर उसकी कोई ऐसी है जो बाम है या क्रीम है जो मैंने यूज करनी है, पेन रिलीवर है, तो वो मैं लॉन्च नहीं कर सकता। वो मेरे लिए लॉन्च करना इतना मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे उसकी सर्टिफिकेशन, उसके लैब टेस्ट, वहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां से मैंने अप्रूवल लेना, वो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। हमने सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट्स को देखना है जो कि लॉन्च करने में आसानी हो। कौन से हो सकते हैं? किचन के काफी प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, स्पोर्ट्स के काफी प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर कोई इशू नहीं है। जैसे हेल्थ की बात कर रहा था, तो इसके अंदर भी काफी ऐसे एक्सरसाइज इक्विपमेंट है जो आप आराम से कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप आ जाए इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक, शॉवर हेड मैंने आपको दिखाया था, टॉयलेट पेपर होल्डर दिखाया था, और भी बहुत ज्यादा इस तरह प्रोडक्ट्स हैं। तो स्टार्ट में हमने ऐसे प्रोडक्ट्स देखने हैं जो कि इस तरीके का ना हो, जो गेटेड में आ जाए। और अगर आपको लगता है कि गेटेड प्रोडक्ट क्या होते हैं, जरा जाएं गूगल पे सर्च करें, पढ़ें उनके बारे में कि गेटेड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं अमेजोन के ऊपर, उनको कैसे अप्रूवल मिलते हैं, वो बात की बातें हैं। लेकिन आप लोगों ने जो प्रोडक्ट हंट करना है, वो ऐसा करना है जिसके अंदर हम आसानी से उसको लॉन्च कर सकें। जैसे अभी हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ये जो लास्ट बैच आपका एफबी मास्टर का गया है, केबल क्लिप्स, ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स हम लॉन्च कर सकते हैं। मैं केबल टाइज आपको दिखाया था, लॉन्च किया हुआ है मैंने, कोई मसला नहीं है उसको, ठीक है। और भी काफी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आराम से आप लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करना कि गेटेड की तरफ अभी ना जाना। उसके बाद आपके पास ये क्राइटेरिया यहाँ से, अच्छा कीवर्ड्स, वो जो आपको कह रहा था ना कि एक तो आपका डेटा होगा और फिर आपने यहाँ से हेल्प लेनी है, तो वो जैसे ही आप कैटेगरीज को चेंज करेंगे और थोड़ा सा इसको हम सर्च वॉल्यूम को 6000 से इसको हम 10,000 पे ले जाते हैं। उसकी वजह है कि ये जो 10,000 एग्जैक्टली वो वाले सारे नहीं दिखाएगा। हम जब इसको सर्च करेंगे तो ये हमें डिफरेंट सर्च वॉल्यूम वाले भी दिखा सकता है। अच्छा, एक और चीज मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ, बीएसआर वाला कॉलम। आपको पता है ना बीएसआर बहुत जरूरी है। मैं बीएसआर में मैक्सिमम में ना इसको 50,000 कर देता हूँ। यूएस है ना, क्योंकि यूएस मार्केट प्लेस है। क्यों 50,000 कर रहा हूँ? कि मैं चाहता हूँ कि मुझे उन कीवर्ड्स को दिखाया जिनका बीएसआर एटलीस्ट इतना हो कि उसकी सेल्स आ रही हो, अच्छी सेल्स आ रही हो, ठीक है। तो सर्च दोबारा पे क्लिक करते हैं, एंड देन हमें काफी 181 फ्रेजेस मिले हैं। और हर्ब सीड्स, अब देखें ये हर्ब सीड्स हैं, ये एक ऐसी चीज है जो कि हम मतलब ऑब्वियसली इसको फूड में आ जाता है एक तरीके से, ठीक है। अब इसको लॉन्च करने के लिए हमें प्रॉपर उसकी टेस्टिंग करवानी पड़ेगी। यूएस के अंदर या यूके के अंदर, वैसे सारे कंट्रीज के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान में आप कुछ भी बना के सेल कर दें, कोई पूछने वाला नहीं है। हर कोई पंजीरी बेचने पे लगा हुआ है आजकल, मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे ऐड आ रहे होते हैं। अब कोई लेबोरेटरी टेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, लॉन्च होके चल रहे हैं ना। यहाँ पे अगर आप कोई भी फूड रिलेटेड या इस तरह का आइटम सेल करेंगे तो आपको उसके लेबोरेटरी टेस्ट और सारा कुछ करवाना पड़ेगा।
तो ये एक एग्जांपल है कि आप इस तरह के प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होंगी। जैसे पिंक साल्ट, हर दूसरा बंदा आ जाता है, मेरे जानने वाला है, चाचा मामा है, पिंक साल्ट का बिजनेस करता है, हमने अमेजोन पे लॉन्च करना है, ठीक है। तो पिंक साल्ट की लॉन्च करने के लिए भी आपको काफी चीजें देखनी पड़ती हैं, एंड देन बहुत ज्यादा कंपटीशन है। मतलब वो आप पाकिस्तानी ना बात बहुत लेट जागे हैं, वो बहुत पहले से इंडियन ने कैप्चर कर ली थी वो मार्केट, हमसे ही लेके उन्हें ने वो मार्केट कैप्चर कर ली थी। फर्नीचर लेग्स, वैसे देखते हैं कि ये फर्नीचर लेग्स कौन सी हैं। हाँ, ये अच्छा प्रोडक्ट है, छोटा प्रोडक्ट है, कंपटीशन भी बहुत कम है अभी। वैसे यहाँ पे देखिए कंपटीशन मुझे कम इसलिए लग रहा था कि लोकेशन पाकिस्तान आ रही थी, ठीक है। कितने लोग लैपटॉप लेकर आए हैं, हाथ खड़ा करें। चलिए, जो नहीं लेकर आए होंगे वो आप लोग साथ बैठ जाना, टूल्स भी तो कम लोगों के पास है ना। ओके। मैं चाह रहा था कि 1 घंटा बैठ कर प्रैक्टिस कर लेते। ठीक है, तो ये अब मुझे प्रोडक्ट मिला, अब इसके ऊपर वही एक्सटेंशन रन करनी है, क्राइटेरिया मैच करना है, एंड देन सारा कुछ करना है। और जब आपने वो असाइनमेंट बनानी है तो वही कीवर्ड लिख दिया, फर्नीचर लैग, उसका सर्च वॉल्यूम, मार्केट प्लेस कौन सी है, क्योंकि आपने मार्केट प्लेस भी लाजमी बतानी होगी कि आप यूएस से कर रहे हैं या यूके कर रहे हैं। फर्स्ट करें आपने मुझे असाइनमेंट भेजी और उसके अंदर मार्केट प्लेस नहीं लिखी, तो मुझे आसानी नहीं होगी फिर, और उसके मुझे नहीं पता चलेगा कि आप किस मार्केट प्लेस की प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो ब्लैक बॉक्स आपने ऐसे यूज करना है, बस इसी तरीके से आपने कीवर्ड इधर से निकालने हैं, सर्च करना है, क्राइटेरिया मैच करना है। फिर हम एडवांस लेवल पे जाएंगे कि फिर और कौन कौन से तरीके हैं प्रोडक्ट हंटिंग के, वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे। कोई क्वेश्चन समझ आई है वैसे? मैंने बड़े बेसिक लेवल पे चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को इशू ना आए। जी, क्या करनी होगी? नहीं, देखिए मेरे पास ऑब्वियसली $100 में लॉन्च किया, तो मैंने ये तो नहीं कहा कि मेरे पास एलएलसी नहीं थी। एलएलसी लाजमी नहीं है, मतलब ना 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 ना। आप जब आप अमेजोन का अकाउंट बनाते हैं ना, जब, तो दो ऑप्शन है आपके पास, एक इंडिविजुअल था, एक प्रोफेशनल था। अब फर्स्ट करें आप प्रोफेशनल बना लेते हैं, आप $40 अमेजोन आपसे पर मंथ लेगा, सेल करें या ना करें, ठीक है। क्या करेगा? क्या रिटर्न करेगा? हाँ, वो रिटर्न लाजमी करेगा अगर आप फर्स्ट करें अकाउंट बना लेते हैं और आप सेलिंग नहीं कर रहे, तो वो आप उसके साथ केस ओपन करके वो आपको रिटर्न कर देता है अमेजोन, ठीक है, वो कर देता है। और कोई क्वेश्चन? ओके जी। अच्छा, अब इसके अंदर गलती क्या होती है, जिस तरह क्योंकि मैं तो कर नहीं रहा, मुझे इतने इशू नहीं है, मैंने एक ही ईमेल के ऊपर 5 अकाउंट्स की चाइल्ड एक्सेस ली हुई है। और अगर आपको लगता है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप एक डिफरेंट ईमेल के ऊपर उसकी अलग से चाइल्ड एक्सेस दें, ताकि वो दूसरों के साथ उसको इंटरलिंक ना करे ना। क्योंकि वो इंटरलिंक इसलिए करता है कि आप एक ईमेल के ऊपर आपने 5-6 चाइल्ड एक्सेस दी है। होते हैं बहुत ज्यादा लोगों के होंगे। जी बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन किसी का? जैसे आपने कहा था कि आपकी किसी प्रोडक्ट की रैंक अच्छी नहीं हुई थी, लिस्टिंग में प्रॉब्लम थी, तो लिस्टिंग अच्छी करने के लिए क्या क्या आपको जब हम लिस्टिंग ऑब्वियसली उस टॉपिक पे पहुंचेंगे तो उसके लिए हम कीवर्ड रिसर्च अच्छी करते हैं, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद हम अपना कंटेंट लिखते हैं, कंटेंट लिखने के लिए हमने वो टूल यूज करना है, मैंने अभी जो आप लोगों को बताया था। और वो टूल अभी आपको बताता है कि आपने कौन सा फ्रेज कहाँ पे यूज किया है, कौन सा रेलेवेंट कीवर्ड कहाँ पे यूज किया है, और टोटल उनके अंदर जो कीवर्ड यूज हो चुके हैं वो कलेक्टिवली कितना सर्च वॉल्यूम बना रहे हैं आपका। तो वो टूल्स पे आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। जी बिल्कुल।
नहीं चल जाती हैं। काफी ऐसी सर्टिफिकेशन हैं सप्लीमेंट की, मैंने देखा है पाकिस्तान में भी कुछ लोग कर रहे हैं, और वो मोस्टली आते ही मोस्टली उधर से ही बनवा के ला रहे होते हैं, तो वो चल जाती है। लेकिन थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस, मैं स्टार्ट में इसलिए आप लोगों को मना कर रहा हूँ कि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप ऐसी चीज के अंदर अपने आप को ना फंसाना जिसके अंदर आप फिर क्लाइंट का नुकसान करें। जी नहीं, इसका कोई इतना इशू नहीं है। ऑब्वियसली उनको भी पता है कि एजेंसीज वर्क कर रही होती हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, आपके लैपटॉप की आईपी मैटर करती है। आप एक ही लैपटॉप के ऊपर क्या होता है काफी दफा, फर्स्ट करें कि मेरा एक ऐसा अकाउंट है जिसको मैंने लैपटॉप पे यूज कर रहा हूँ, और उसके ऊपर मैंने इलीगल ड्रॉप शिपिंग की है और मेरा अकाउंट बंद हो गया था, फिर उसके ऊपर मैंने दूसरा अकाउंट बना लिया, वो भी बंद होगा। उसके लिए बेहतर तरीका ये होता है कि आप अपना नेटवर्क कार्ड जो है ना वो चेंज करा लें। आपका नेटवर्क कार्ड चेंज होता है तो आप सारा मैक एड्रेस और आपकी आईपीज वगैरह वो चेंज हो जाती हैं। जी, वीपीएस होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर का मतलब ये होता है कि मैं यहाँ से बैठ के अपना लैपटॉप, अगर वैसे और भी एक है, मैंने ये गूगल का किया हुआ है। इस गूगल का करने का मुझे क्या फायदा होता है, फर्स्ट करें कि मैं अपना लैपटॉप को यूज करना चाहता हूँ, ठीक है, और इस लैपटॉप को यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे अपना ही वीपीएस बनाया हुआ है। अब इसके अंदर आप देखेंगे मैंने यहाँ पे मैंने अपना इसका सिस्टम ऐड करूंगा, और अपने सिस्टम को ऐड करने के बाद क्या करना है, अपना वीपीएस मेरा यहाँ पे आ जाएगा। होगा क्या कि मेरा लैपटॉप फर्स्ट कर मेरे फ्लैट पे पड़ा है, ठीक है, और ऑन करके मैंने रखा हुआ है। मैं बाहर घूम रहा हूँ और मुझे कोई चीज अपने चाहिए अपने लैपटॉप से, मैं अपने मोबाइल पे ही वो ओपन करूंगा और अपने कंप्यूटर को एक्सेस करके चीजें सारा कुछ उसको कर सकता हूँ, पूरा आपके सामने वही लैपटॉप आ जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा वीपीएस होता है जो आपको आरडीपी उसको कहते हैं एक्चुअली, वो आपको थर्ड पार्टी से मिलता है, वो आपको उस लोकेशन बेस पे आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बना के देते हैं, जिससे आप कहाँ गया यार, रिमोट डेस्कटॉप। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने मेरे पास आईपी उसने दी हुई है जिससे मैंने लिया था, उसने क्या किया, मुझे एक आईपी दे दी और उसके लॉगिन दे दिए। अब मैं जैसे इसको कनेक्ट करूंगा तो यूएसए के अंदर मेरा सिस्टम ओपन होगा, वो इसी तरह यही विंडो ओपन हो जाएगी इसी तरीके से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बैठ के उस लोकेशन पे लैपटॉप पड़ा है या कंप्यूटर पड़ा है उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ और यूज कर रहा हूँ। अब क्योंकि वो जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है वो उसी लोकेशन पे पड़ा है तो नेट तो उधर का यूज हो रहा है, तो एक्चुअली मैं यही चाह रहा था कि मैं उधर का नेट यूज करूँ, मेरी लोकेशन ट्रेस आउट ना हो, मैं सिर्फ उधर यहाँ पे बैठ के उसको कंट्रोल कर रहा होता हूँ। आगे समझ। दूसरा होता है आपका, नहीं, प्राइवेट लेवल के लिए चाहिए होता है। काफी दफा क्या होता है कि मेन अकाउंट से हमने कुछ चीजों को चेंज करना होता है। हमने जैसे मैंने उस दिन आपके ब्रांड का जो मसला बना था तो वो मेन अकाउंट से उसको करना था। अगर आप यूएसए में रहती तो मुझे फिर आपके अकाउंट पे लॉगिन करके उसको ब्रांड आपका रजिस्टर करना पड़ता। अच्छा जी, आप जितने भी करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो लैपटॉप है उसके ऊपर 10 लैपटॉप ओपन हो जाएं, आपके लैपटॉप की लोकेशन का तो कोई मैटर ही नहीं करता ना, क्योंकि जो 10 लैपटॉप आप यूज कर रहे हैं उस एक ही लैपटॉप पे, वो उनकी डिफरेंट लोकेशंस हैं, उनका डिफरेंट नेट चल रहा है। जब आप वीपीएस ले रहे हैं और एक ही आपको वीपीएस मिला हुआ है, जैसे फर्स्ट कर मैंने भी लिया हुआ है और मैंने आपको भी उसके क्रेडेंशियल दिए हुए हैं, जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा आपको बंद हो जाएगा। समझ आ रही बात। अगर एक ही टाइम हम यूज करना चाह रहे हैं तो वो नहीं कर सकते। अच्छा, सेकंड एक होता है वीपीएन, पता है ना उसका तो सबको, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब मैंने जैसे वीपीएन लिया हुआ है ये एक्सप्रेस का, ये मुझे कम से कम $8 या $6 पर मंथ पे करने पड़ रहे हैं इसके। ये मुझे क्यों जरूरत पड़ता है, फर्स्ट करें कि मैंने किसी का अकाउंट, मेन अकाउंट ओपन करना है वो पाकिस्तान लोकेशन के ऊपर, तो यहाँ पे मुझे पाकिस्तान की लोकेशन के भी वीपीएस मिलता है, सॉरी वीपीएन मिलता है। तो इसके अंदर पेड है तो इसके अंदर काफी चीजें ऐसी हैं कि मसला नहीं होता। अब फर्ज करें कि मैंने अमेजोन का इंटरव्यू देना है, ठीक है, मैंने काफी स्टूडेंट्स को क्या किया कि पहले हम वीपीएस यूज करते थे, वीपीएस पे अकाउंट बनाते थे, ठीक है। अब लेकिन अमेजोन का जब अकाउंट अप्लाई करते थे तो हमें इंटरव्यू देना पड़ता था।
अब इंटरव्यू देने के लिए हम वीपीएस में इंटरव्यू नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि लैपटॉप किसी और लोकेशन पे पड़ा है, तो आप आवाज तो आपको नहीं आ सकती उस लैपटॉप की, आपका कैमरा ही यूज नहीं हो सकता। समझ आ रही है बात की कुछ? तो हमें फिर वीपीएन कनेक्ट करके अपने ही लैपटॉप पे लोकेशन सिर्फ चेंज कर लेते थे एंड देन इंटरव्यू दे के बंद कर देते थे। तो वीपीएन के लिए और भी काफी काम होते हैं, जैसे काफी हमारी होलसेल की वेबसाइट्स हैं जो ओपन नहीं होती पाकिस्तानी लोकेशन के ऊपर, तो फिर हमें वीपीएन यूज करना पड़ जाता है। और क्यों क्वेश्चन? चलें, थैंक यू।